कहते हैं कि लक्ष्य अगर सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना और तारीफ कुछ मायने नहीं रखता है। तो लक्ष्य निर्धारित है हम लोगों का कि करना क्या है, बिहार एसएससी को क्रैक करना है और लक्ष्य निर्धारित है तो फिर आलोचना, विवेचना, तारीफ कुछ मायने नहीं रखता है। बहुत सारे लोग मिलेंगे बोलने वाले, मार्ग भटकाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट आपका एक संकल्प काफ़ी है आपको सिलेक्शन पाने के लिए। तो आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग सर बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए फुली डेडिकेटेड ये सेशन, जिसपे हम लोग बात करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पे। और होप सो आप सभी लोग विनायक बैच में जुड़ गए होंगे। अभी भी आपका एडमिशन चल रहा है विनायक 2.0 बैच में, विनायक 2.0 बैच में। तो आप अगर चाहते हैं विनायक 2.0 बैच में जुड़ना तो 22/3 एक साथ डिस्काउंट के लिए आप सभी को पता है 22/317 ये कोड लगाना है और 22/317 कोड लगा के आप सभी साथी इसमें जुड़ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहला सवाल के साथ बढ़ते हैं और पहला सवाल क्या है इस पे देखते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि एक थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है तो लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। लाल गेंदों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा है। चलिए तो लाल और नीले गेंदों की संख्या जो है वो अनुपात स्थिर है। लाल मतलब रेड हो गया, रेड हो गया, और नीला मतलब ब्लू हो गया। कहता है जब 44 लाल गेंद थे, जब 44 आपके लाल गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या कितनी थी, तो 36 थी। अगर हम इसमें रेशियो बनाते हैं तो 11 चौका 44 और 9 चौका 36, 11:9 का अनुपात आता है। अब कहता है कि सर यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो, यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। तो नीले गेंदों की संख्या 54, आप देख पा रहे हैं कि नीले गेंदों का जो अनुपात है वो 9 है, 9 यूनिट बराबर कह रहा है कि अगर नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो ये आप देख पा रहे हैं कि सर ये 6 गुना है। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो लाल गेंदों की जो है वो 11 यूनिट है, तो हम इसको भी 6 गुना करेंगे तो 11 छक कितना, तो 66। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 66 हो जाएगी। 66 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 66 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कहता है कि एक स्विमिंग पूल के 3 टैंकर ए, बी और सी, एक स्विमिंग पूल के 3 टैंकर हैं ए, बी और सी। 3 टैंकर ए, बी, सी के माध्यम से 10 घंटा में भरा जा सकता है। 3 टैंकर ए, बी, सी के द्वारा एक स्विमिंग पूल को 10 घंटे में भरा जा सकता है। कहता है टैंकर सी टैंकर बी से दुगना तेज है, टैंकर बी टैंकर ए से दुगना तेज है। कहता है स्विमिंग पूल को टैंकर ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। टैंकर ए के द्वारा भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है कि टैंकर ए इसको कितने समय में भर देगा। तो देखिएगा 3 टैंकर है अपना, एक टैंकर ए है, एक टैंकर बी है और एक टैंकर आपका क्या है, सी है। कहता है कि टैंकर बी ए के तुलना में दुगना तेज है। टैंकर बी जो है वो ए के तुलना में दुगना तेज है। अगर ए की कैपेसिटी अगर 1 है तो टैंकर बी की कैपेसिटी कितनी है, 2 है। और कहता है टैंकर सी जो है वो टैंकर बी से दुगना तेज है। सी जो है वो बी से दुगना तेज है, सी जो है वो बी से दुगना तेज है और बी जो है वो ए से दुगना तेज है। यही सिस्टम बोला है। तो अगर ए की इफिशियंसी 1 मानते हैं तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2। अगर मान लेते हैं कि टैंकर ए का जो इफिशियंसी है वो 1 है तो बी जो है वो ए से दुगना है, तो दुगना है तो कितना हो जाएगा, तो 1 गुना 2, 2 हो जाएगा। और सी की जो इफिशियंसी है वो बी से दुगनी है, तो बी से दुगनी, अगर बी की इफिशियंसी 2 है तो इससे दुगनी मतलब 2 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे 4। तो ये क्या हो गया कि ए, बी और सी का रेशियो आ गया, ए, बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब कहता है कि तीनों मिलकर टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तीनों मिलकर टंकी को 10 घंटे में भर सकता है।
तो आप देखेंगे कि टैंकर सी की इफिशियंसी 4, टैंकर बी की 2 और टैंकर ए की क्या है सर 1 है। तो तीनों की इफिशियंसी अगर देखा जाए तो 4 2 6 और 6 और 1 कितना आ जाएगा तो 7। तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी तो 7 हो जाएगी। और तीनों मिलकर टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो 7 गुना 10 ये आपका सर टोटल काम हो गया। 7 गुना 10 ये आपका सर टोटल काम हो गया। अब कह रहा है कि सर अगर टैंकर ए अकेले भरे तो कितना समय में भर देगा। टैंकर ए अकेले भरे तो टैंकर ए की इफिशियंसी कितनी तो 1। अगर 1 के इफिशियंसी से ये काम करेगा तो कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे कि सर इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 7 दाएं के 70, 70 बटा 1 यानी कितना घंटा लगेगा 70 घंटा लगेगा। 70 घंटा आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 70 घंटा आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 70 घंटा आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। सीता की बाल्टी की जो इफिशियंसी है वो रामू की बाल्टी से 3 गुना है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार पलटती है। खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार पलटती है। सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए। तो यहां पे सीता है और आपका कौन है रामू है। कहता है सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी की धारिता से 3 गुनी है। अगर रामू के बाल्टी की इफिशियंसी 1 मान लेते हैं तो सीता की बाल्टी की जो इफिशियंसी है वो आपका क्या है 3 गुना है। 3 गुना है मतलब 3 है। ये कहने का मतलब ये होता है कि मान लो कि रामू के बाल्टी में अगर 1 लीटर पानी अटता है तो सीता के बाल्टी में पानी जो अटता है वो कितना अटता है 3 अटता है। ठीक है, सीता जो है वो एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। सीता जो है वो 60 बाल्टी माने एक कह सकते हैं कि एक खाली ड्रम को सीता अगर भरे तो 60 बाल्टी में भरती है। सीता जो भरे तो 60 बाल्टी में भरती है। और सीता के 1 बाल्टी की इफिशियंसी कितनी है तो मान लो कि 3 लीटर है। तो 60 गुना 3, 60 गुना 3 टोटल इतना लीटर इफिशियंसी हो गया, टोटल इतना लीटर कैपेसिटी हो गया। उस ड्रम की जो कैपेसिटी हो गई, देखो सीता जो है वो 60 बाल्टी में भरी है ड्रम को, और सीता के बाल्टी की जो क्षमता है वो मान लेते हैं कि सर 3 लीटर है। तो 1 बाल्टी में 3 लीटर पानी जाता है तो 60 बाल्टी में कितना हो जाएगा 60 गुना 3 यानी 180 लीटर। ये हो गया पूरे ड्रम की क्षमता। अब कहता है कि अगर सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरते हैं तो कितने समय में ड्रम को भर देंगे। तो सीता के बाल्टी की इफिशियंसी 3 लीटर और रामू के बाल्टी की इफिशियंसी 1 लीटर, दोनों साथ भरते हैं तो 3 और 1 कितना लीटर भरेगा। एक बार में अगर देखा जाए तो एक बार में सीता 3 लीटर भरेगी, रामू 1 लीटर भरेगा, तो 3 और 1 कितना लीटर भरेगा 4 लीटर भरेगा। और इस प्रकार टंकी जो है वो भरेगी कितने समय में, तो आप कहेंगे 15 या 45 मिनट है घंटा है, 45 बार में भरेगी। कितनी बार बाल्टी पलटना पड़ेगा तो 45 बार पलटना पड़ेगा। तो 45 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 45 विल बी करेक्ट आंसर। 45 आपके सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सबको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। कहता है कि पीटर और प्रीति के उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। पीटर और प्रीति के उम्र में 5 साल का अंतर है। कहता है कि 35 साल पहले जब दोनों का विवाह हुआ था तो उस समय पर पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुना बराबर था।
35 साल पहले विवाह हुआ था तो उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना, प्रीति के उम्र के 5 गुना ये बराबर थे। तो वर्तमान में दोनों के उम्र का योग क्या है, ये आपसे पूछा है कि वर्तमान में दोनों के योग का उम्र क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा क्या कहता है कि जिस समय शादी हुआ था उस समय पीटर के एज का कितना गुना, 4 गुना। प्रीति के एज का, प्रीति को पीआई कर देते हैं, है ना, प्रीति के उम्र का 5 गुना, ये आपस में क्या था, बराबर था। शादी के समय की कहानी है कि जिस समय शादी हुआ था तो पीटर के उम्र का 4 गुना, प्रीति के उम्र का 5 गुना, ये दोनों आपस में क्या था जनाब, बराबर था। ये दोनों आपस में क्या था, बराबर था। अब यहां से पहले हम इनका रेशियो निकालेंगे। ये तो रिलेशन मिला हमको कि पीटर की उम्र का 4 गुना, प्रीति की उम्र का 5 गुना, ये बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो इन्वर्स रेशियो निकालना पड़ेगा, व्युत्क्रमानुपात। और इन्वर्स रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो एलसीएम लेते हैं या तो छुपा छुपा के निकालते हैं। अगर हम 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। 20 में 4 से भाग दे दीजिए तो 20 में 4 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 5, और 20 में 5 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 4। यानी दोनों के एज का जो अनुपात है, जिस समय शादी हुआ था दोनों के एज में अनुपात क्या था, तो 5:4 का। यानी जिस समय शादी हुआ था पीटर आपका 5 यूनिट का था और प्रीति 4 यूनिट की थी। दोनों के एज में अंतर कितने का है, तो दोनों के एज में अंतर कितने का है, तो 1 यूनिट का। दोनों के एज में अंतर कितने का आ रहा, 1 यूनिट का आ रहा है। अब ये 1 यूनिट बराबर, सवाल कह रहा है कि दोनों के एज में जो अंतर है वो कितने साल का है, तो 5 साल का है ना। प्रीति जो है वो पीटर से कितना बरस का अंतर है, तो 5 साल का। तो अंतर हम देख पा रहे हैं कि 1 का है, और 1 बराबर हम देख पा रहे हैं कि 5 साल का अंतर है। 1 बराबर 5 साल का अंतर है। तो जिस समय शादी हुआ था उस समय पीटर जो था वो 1 आम का दाम 5 है, तो 5 आम का दाम कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25 साल। जिस समय शादी हुआ था उस समय पीटर का एज 25 साल था और प्रीति का एज 5 चौका कितना था, तो 20 साल था। प्रीति का एज कितना था, तो 20 साल। 1 आम का दाम 5, तो 5 आम का दाम 5 × 5 = 25, 4 आम का दाम 5 चौका कितना, 20। पूछा है कि वर्तमान में दोनों के उम्र का योगफल बता दीजिए। वर्तमान में दोनों के एज का योगफल, तो देखा जाए तो पीटर का एज शादी के समय 25 था और प्रीति का एज शादी के समय 20 था। शादी 35 साल पहले हुआ है, शादी जो हुआ है वो 35 साल पहले हुआ है। तो सर वर्तमान में लाएंगे तो वर्तमान में तो पीटर भी 35 साल, पीटर भी 35 साल पीटर का एज बढ़ जाएगा और 35 साल प्रीति का भी एज बढ़ जाएगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो 5 × 5 = 10 की 0 और 3 × 2 कितना, तो 6 और 1 7, 70 साल का पीटर हो जाएगा और 5 यहाँ पे और 3 × 2 5, 55 साल का कौन हो जाएगा, 55 साल का आपका कौन हो जाएगा सर, तो 55 साल का, 1 सेकंड गलती जोड़ दिए क्या, 20 × 35 = 55। 1 आम का दाम 5, तो 5 × 5 = 25, 5 चौका 20, 35 यहाँ पे बढ़ेगा तो 3 × 2 5 1 6, 60 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। पीटर जो हो जाएगा वो 60 साल का हो जाएगा और प्रीति जो हो जाएगी वो 55 साल की हो जाएगी। तो दोनों के एज का योगफल पूछा है, तो योगफल तो आप इसको जोड़िएगा तो 5, 6 या 5 कितना, तो 11, कितना हो जाएगा, 115 साल। 115 साल आपके सवाल का उत्तर बनेगा। दोनों के एज का जो योगफल आ जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, 115 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है अगला सवाल कि सर लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में, लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकनों से अनुपात 5:12 है। लाल रंग का टोकन और हरा रंग के टोकन में 5:12 का अनुपात है, जबकि गुलाबी टोकन का लाल टोकन के साथ अनुपात 7:15 है। गुलाबी टोकन का अनुपात और गुलाबी टोकन का लाल टोकन के साथ अनुपात 7:15 है। ठीक है, तो हरे टोकनों का
गुलाबी टोकनों के साथ क्या अनुपात था? हरे टोकन का गुलाबी टोकन के साथ क्या अनुपात था, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए कि सर लाल मतलब रेड, लाल और हरा का जो अनुपात है वो क्या है? 5:12 है। क्या है बच्चों? 5:12 है। ठीक है, और कह रहा है कि गुलाबी और लाल का, गुलाबी मतलब पिंक, पिंक और लाल रेड का जो अनुपात है वो आपका क्या है? 7:15 है। 7:15 है। तो सबसे पहले जो इसमें कॉमन टर्म पड़ता है ना, इसमें जो कॉमन टर्म पड़ता है उस कॉमन टर्म को हमको क्या करना पड़ता है? इक्वल करना पड़ता है। जो भी कॉमन टर्म पड़ता है उस कॉमन टर्म को हमको क्या करना पड़ता है जनाब? इक्वल करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपना रेड है और यहाँ पे भी रेड है, लेकिन ये दोनों आपका रेड है, लेकिन यहाँ पे रेड आपका 5 है और यहाँ पे रेड आपका क्या है? 15 है। तो ये दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो ये 15 है, अगर हम इसको 5 बनाना चाहेंगे तो 3 से भागा देना पड़ेगा। तो 3 से यहाँ भागा पड़ेगा और लफड़ा हो जाएगा, बट्टा तट्टा में देख के डर लगता है। तो हम 15 यहाँ पे बनाना चाहेंगे तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 3 से गुना कर देंगे तो लाल आपका 15 बनेगा। अब 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 से आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में रिलेशन है। अगर आप इसको 3 गुना करोगे तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इस पे अगर देखा जाए तो लाल है, हरा है मतलब ग्रीन है, और पिंक है, पिंक है। अगर हम इसका अनुपात देखें तो लाल तो आपका 15, हरा आपका 12 या 36, और पिंक आपका कितना? तो पिंक आपका सर 7। पिंक आपका कितना हो गया? तो 7 हो गया। अब आपसे पूछा है कि हरे टोकनों का गुलाबी टोकन के साथ क्या अनुपात है? हरा का गुलाबी के साथ, हरा का गुलाबी के साथ क्या अनुपात है? तो हरा कितना है? अगर हम बात करें हरा, तो हरा कितना है? तो 36। गुलाबी कितना है? तो गुलाबी कितना है? तो पिंक, पिंक कितना है? तो सर 7। तो 36:7 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 36:7, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट करा, एक 8 अंकों की संख्या है, ये नंबर है 136P5785। ये एक नंबर है जो आपका 15 से क्या है बच्चों? पूर्णतः डिविजिबल है। 15 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो P का मिनिमम मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है कि P का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा। अब 15 से डिविजिबल है। 15 से कोई संख्या तभी डिविजिबल होती है जब वह संख्या 3 और 5 दोनों से कटती है। 15 से कोई संख्या तभी डिविजिबल होती है जब वह संख्या 3 और 5 दोनों से कटती है। मतलब ये आपका जो डेटा है इसमें 3 का भी नियम फॉलो होना चाहिए और 5 का भी नियम फॉलो होना चाहिए, तब वह संख्या 15 से कटेगी। तो आइए नंबर को एक बार देखें। नंबर है अपना 136, उसके बाद P है, फिर है 5785। अब देखिए जनाब, 5 से कोई संख्या तभी डिविजिबल होती है, आप सभी को पता है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। 5 से कोई संख्या तभी डिविजिबल होती है जब उसका इकाई अंक 0 या 5 होता है। जब इकाई अंक 0 या 5 होता है तब वह संख्या 5 से डिविजिबल होती है। हम देख पा रहे हैं कि इकाई अंक 5 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल है। अब ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसकी बात करें तो 3 से कटने का नियम होता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। दिए गए संख्या के डिजिट का जो सम है वो आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। मतलब उसके डिजिट को अगर हम जोड़ें तो उसका जो योगफल हो वो 3 का पहाड़ा पढ़ला पर आ जाए या 3 से कट जाए, ऐसा समझिए। तो अगर हम इसको देखते हैं कि 3 से कौन कौन कटता है ना, या फिर हमने आपको बताया BA रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कि सर 3 का नियम है तो सीधा सीधी काट के देख लीजिए। 3 दूना 6 कट गया, 3 एकम 3 कट गया, ठीक है। 5 और 1 ये कट गया, 6 3 दूनी 6, 7 और 8 15, 3 5 15 कट गया। अब यहाँ पे 5 रह गया, यहाँ पे P है और 5 है। अब ये P के जगह पे हम क्या रखेंगे कि ये सर ये 6 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो जाएगा।
तो p के जगह पे हम सर 1 रख सकते हैं, 1 का 5 6 आपका कट जाएगा। p के जगह पे हम सर 4 रख सकते हैं, 4 और 5 9 कट जाएगा। p के जगह पे हम 7 रख सकते हैं, 7 और 5 12 कट जाएगा। आपसे बोला है p का मिनिमम मान बताना है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि p का मैक्सिमम मान बताइए, तो मैक्सिमम मान आपका क्या हो जाता 7 हो जाता। आपसे बोला है कि p का मिनिमम मान क्या होगा, तो मिनिमम मान आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, मिनिमम मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। अब ये अगला सवाल क्या कहता है कि सर 60% का लगातार 2 डिस्काउंट, 60% का लगातार 2 डिस्काउंट कितने प्रतिशत के एक डिस्काउंट के बराबर है। 60% का अगर हम 2 लगातार डिस्काउंट दे रहे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये कितने परसेंट के डिस्काउंट के बराबर होगा, ये आपसे पूछा है कि कितने परसेंट के डिस्काउंट के बराबर होगा, कितने परसेंट के डिस्काउंट के बराबर होगा। तो 60% का 2 लगातार छूट दे रहे हैं, तो ये कितने परसेंट के एक डिस्काउंट के बराबर होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा, अब मान लो x% का हम 2 डिस्काउंट देते हैं, x% और x% का 2 डिस्काउंट देते हैं, तो इसका जो फ्लैट डिस्काउंट होता है वो कितने के बराबर होता है, तो ax प्लस ax अब माइनस ax इंटू एक्स, मतलब x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100, इतने परसेंट के वो क्या होता है सर बराबर होता है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट का मामला है। तो 60% का 2 लगातार छूट दे रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा आपका कि सर 60 प्लस 60 अब माइनस क्या हो जाएगा 60 गुना 60 और डिवाइडेड बाई कितना, तो 100। अब यहाँ पे 0 से 0 काट देते हैं, 6 छक्के 36, 60 है 60 कितना हो गया 120, 120 में से 36 घटा दीजिए, तो 10 में से 6 गया तो आप कहेंगे 4 और 11 में से 3 गया तो 8, कितने परसेंट के फ्लैट डिस्काउंट के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 84% के बराबर होगा। कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 84% के बराबर होगा। तो 84% आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। 84% आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, यस या नो एक बार बता दीजिएगा। नेक्स्ट कहता है कि एक कार है जो 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से हम स्पीड आराम से निकाल पाएंगे, डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो कार की स्पीड पता चल जाएगी आराम से। कहता है कि यदि इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है, यदि इसकी जो स्पीड है वो 12.5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, तो आपको बताना है कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा। तो इसको हम बड़े आराम से बना पाएंगे। सबसे पहले तो सीधा सीधी 350 किलोमीटर की दूरी है, 4 घंटे में तय करता है, तो 4 से इसको भाग दे देते हैं, 4 सत्ते 28, 4 अठी 32, 4 अठी 32, बच गया 3, 30 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, बच गया 2, यानी 87.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। यहाँ से स्पीड ये हमारा आ गया कि कार की स्पीड क्या है, तो 87.5 किलोमीटर पर आवर है। अब कहता है कि अगर इसके चाल में 12.5 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दिया जाए, तब इसके चाल को हम 12.5 किलोमीटर पर आवर क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो कम कर देंगे तो 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो आपका हो जाएगा 5 और 8 में से 1 गया तो हो जाएगा 6, 7 में से 2 गया तो 5, 8 में से 1 गया तो 7, यानी अब स्पीड क्या हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड क्या हो गया 75 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब ये स्पीड अब आपकी हो गई 75 किलोमीटर पर आवर, और 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, तो 450 450 किलोमीटर है, अगर हम इसको 75 के स्पीड से ट्रेवल करें तो कितना समय लगेगा, आप कहेंगे सर 6 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लग जाएगा, तो 6 घंटे का समय लग जाएगा।
और 6 घंटा आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 6 घंटा आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40, 20, 25, 35 तथा 40 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14, 19, 29 और 34 बचता है। 20, 25, 35 तथा 40 से डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः 14, 19, 29 और 34 बचता है। ठीक है, सबसे पहले इस टाइप के सवाल में हम लोग देखेंगे कि क्या अपना जो डिवाइजर दिया गया है और जो रिमाइंडर दिया गया है, क्या उसके बीच का जो अंतर है वो समान है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसमें यही चेक करना होता है कि जो अपना डिवाइजर है, डिवाइजर कौन कौन है, तो 20 है, 25 है, 35 है और आपका क्या है सर, 40 है। तो जो रिमाइंडर आपका प्राप्त हो रहा है वो आपका क्या प्राप्त हो रहा है, 14, 19, 29 और 34, ये रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर आर इक्वल या नॉट इक्वल। हम सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस तो 20 में से 14 गया तो आप कहेंगे सर 6, 25 में से 19 गया तो 6, 35 में से 29 गया तो 6, 45 में से 34 गया तो आपका 6। हाँ सर, डिफरेंस अपना क्या है सर, सेम है। डिफरेंस क्या है श्रीमान, तो सेम है। तो जब डिफरेंस सेम होता है तब नंबर इज इक्वल टू हो जाता है, नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम ऑफ डिवाइजर। एलसीएम ऑफ डिवाइजर, भाजकों का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ डिवाइजर, और माइनस का क्या होता है, सेम डिफरेंस। माइनस का क्या होता है, सेम डिफरेंस। ठीक है, जब भाजक और शेषफल का अंतर समान हो तब संख्या इज इक्वल टू होता है भाजकों का लसा और माइनस का समान अंतर। तो भाजक का लसा, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सर 20, 25, 35 और 40, ये इसका क्या लेंगे, एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे और माइनस का सेम डिफरेंस यानी 6 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या बनेगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आपका उत्तर बनेगा। तो यहाँ से एलसीएम निकाल के -6 घटा के आप उत्तर कर सकते हैं, है ना, -6 करके उत्तर कर सकते हैं। प्रोसेस को हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तो एलसीएम निकालिए और एलसीएम निकाल के 6 घटा के आप उत्तर कर सकते हैं। कर लेंगे सभी लोग, कर लेंगे सभी लोग, यस या नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहता है 69 रुपीज को की राशि को जेसन और रूहाना में 1:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जेसन और रूहाना में 1:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो रूहाना को कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आपसे पूछा है कि रूहाना को कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आपसे पूछा है। तो 69 रुपीज है और इसको जेसन और रूहाना में बांटा गया है। जेसन और रूहाना में बांटा गया है 1:2 के अनुपात में। यानी जेसन को मिला है 1 यूनिट, रूहाना को मिला है 2 यूनिट। तो 1 यूनिट 2 यूनिट टोटल कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट। और टोटल आपका कितना हो गया, तो 69 कितना गुना है, आप कहेंगे सर 23 गुना है। 23 या 69 है ना, कितना गुना है, तो 23 गुना है। आपसे पूछा रूहाना को कितना मिलेगा, तो 3 आम का दाम 69 है, तो 23 या 69। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, 23 गुना करेंगे। तो 23 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 46। 46 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 46 आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बन जाएगा। ठीक है, सब क्लियर है।
कहता है कि x जो है वो 94 प्रश्नों का उत्तर देता है और उसे 141 अंक प्राप्त होते हैं। 94 प्रश्नों का उत्तर देता है और उसे आपको कितना नंबर मिलता है? 141 नंबर मिलता है। कहता है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक क्या किया जाता है? काटा जाता है। कहता है x द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या बतानी है। तो वही सेम सिचुएशन जैसे हम लोग मुर्गी गाय वाले कंसेप्ट पे पढ़े थे, कल भी हम लोग इस टाइप का सवाल किए थे। बोला गया कितने प्रश्नों का आपने गलत उत्तर दिया है? तो कहता है हम गलत तो दिए ही नहीं, हम सारा का सारा सही बनाए थे। तो अरे सारा का सारा अगर आप सही बनाए होते तो 94 क्वेश्चन है, सारा का सारा सही बनाए होते तो 94 गुना 4, 4 चौका 16 का 6, 9 चौका 36 और 1 37, 374 नंबर आता आपको। अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सही बनाए होते तो 94 गुना 4 376 नंबर आता, जबकि आपको आता है कितना? तो 141, जबकि आपको आता है कितना? तो 141। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप सही करे होते प्रश्न तो आपके 4 नंबर आते और गलत कर गए तो 1 पेनाल्टी कट गया। तो टोटल लॉस कितने का? तो आप कहेंगे सर 5 क्वेश्चन का लॉस हो गया, सॉरी 5 नंबर का लॉस हो गया। कितने नंबर का लॉस हो गया? 5 नंबर का। और जितने का लॉस हो रहा है उतने से आपको क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, ये प्रक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको घटाइए तो 6 में से 1 गया तो आपका 5 हो जाएगा और 7 में से 4 गया तो आपका 3 हो जाएगा और 3 में से 1 गया तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 235 डिवाइडेड बाई आपका 5, 235 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 5। अब 5 से अब इसको भाग देना है तो 5 से भाग दोगे तो 5 4 जा 20, बच गया 3, 5 7 35, यानी 47 क्वेश्चन का आपने क्या दिया है बच्चों? गलत उत्तर दिया है। 47 क्वेश्चन का गलत उत्तर दिया है। और जिसको हम लोग छुपाते हैं, जिसको हाइड करते हैं ना, वही चीज़ें सामने निकल के आती है। तो जिस चीज़ को हम लोग छुपा रहे होते हैं वही चीज़ें अपने सामने आ जाती है। 47 क्वेश्चन का आपने क्या दिया? गलत उत्तर दिया है। अब कह रहा है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11, यह नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। तो x का स्थानीय मान क्या है? ये आपसे पूछा है कि x का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। ये आपसे पूछा है कि x का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। x का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? चल, अब ये अपना नंबर है x, उसके बाद है 3 3 3 और 1। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11, यह नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबल का नियम क्या कहता है कि दिए गए संख्या में यूनिट डिजिट से अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं और 2 पेयर बनाते हैं। यूनिट डिजिट से अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं और 2 पेयर बनाते हैं, फिर दोनों पेयर का डिफरेंस ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 का 3 4, 4 प्लस एक्स, एक पेयर जो बनेगा वो बनेगा 4 प्लस एक्स का। एक पेयर बनेगा 3 3 6, है ना, एक पेयर बनेगा 6 का। अब ये दोनों पेयर में जो अंतर होना चाहिए वो अंतर या तो 0 का होना चाहिए, या तो अंतर किसका होना चाहिए? या तो अंतर 0 का होना चाहिए, या तो अंतर किसका होना चाहिए? 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे देखिए कि सर यहाँ पे अगर हम अंतर 0 का बनाना चाहते हैं तो ये 6 है, तो ये भी पूरा का पूरा डेटा 6 होना चाहिए। तो 6 तभी होगा जब x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना, x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तब नंबर हमारा हो गया क्या? नंबर हो गया 2 3 3 3 1। अब यहाँ पे बोला है कि सर 2 का स्थानीय मान बता दीजिए कि 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। तो 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 2 गुना कितना हो जाएगा? तो 10,000 हो जाएगा। 2 गुना 10,000 यानी 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान 20,000 हो जाएगा। आपके ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, तो 20,000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 20,000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो बी कॉन्फिडेंस ऑन योर आंसर, नॉट सेटिस्फाइड विथ ऑप्शन
ठीक है, अपने आंसर पे भरोसा रखें, ऑप्शंस को मिलाने का प्रयास ना करें, ठीक है। तो मेनी स्टूडेंट्स आर आंसरिंग ओनली 2, बट 2 इज नॉट योर आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट इन द प्रोडक्ट ऑफ, ये इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट इन द प्रोडक्ट ऑफ, ये इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि वी नो दैट नंबर ऑफ जीरो इज डिपेंड ऑन पेयर ऑफ 2 and 5, पेयर ऑफ 2 and 5। हम लोग जानते हैं कि जो जीरो की संख्या होती है वो 2 और 5 के पेयर पर डिपेंड करती है कि 2 और 5 के कितने पेयर हैं, जितने पेयर हैं उतने जीरो का निर्माण होता है। एंड लुक दिस क्वेश्चन कि यू हैव नो एनी 2, आपको 2 मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वो सारे के सारे ऑड मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये जो सीक्वेंस को पकड़िए, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना 13, ये जो भी आप सीक्वेंस पकड़े हुए हो ना, इस सीक्वेंस को देखो तो इसमें 2 आपको मिलेगा ही नहीं। तो जब 2 मिलेगा ही नहीं, तो जीरो का निर्माण होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो का निर्माण तभी होगा जब 2 और 5 मिलेगा। 2 है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे कितने जीरो बनेंगे? तो कोई भी जीरो का निर्माण नहीं होगा। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जीरो की संख्या हो जाएगी जीरो। जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की फाइंड द यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? फाइंड द यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी यूनिट डिजिट? तो वी नो दैट कि यूनिट डिजिट अगर हमको फाइंड करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाई 4 इन गिवन पावर एंड ऑब्टेन्ड रिमाइंडर बी एज्यूम एज अ रियल पावर। दिए गए पावर में 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है उसको हम लोग रियल पावर मानते हैं। तो देन 95 है, 95 में अगर अपन लोग 4 से भाग देते हैं तो 23 चौका 92, शेषफल कितना आ जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा सर 27 का क्यूब माइनस 4 से भाग देते हैं तो 9 चौका 36, शेषफल कितना? तो 2। तो ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर। बट हम लोग 27 का क्यूब निकालने का झमेला क्यों पाले, है ना? हम लोग लड़ रहे हैं सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए, तो हम सीधा सीधी 7 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब लिखते हैं ना, तो 2 का स्क्वायर। तो 7 का क्यूब कितना? 343। 2 का स्क्वायर कितना? तो 4। अब 3 में से 4 जाएगा नहीं, बगल वाले से कैरी लेते हैं, 13, 13 में से 4 गया तो कितना? 9। 9 विल बी करेक्ट आंसर, 9 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 9 विल बी करेक्ट आंसर, 9 आपके सवाल का क्या बनेगा? उत्तर बन जाएगा। 9 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 6 है, प्रत्येक संख्या को 13 से गुना किया जाता है, 13 से गुना किया जाता है, तो इस प्रकार नया समूह का औसत क्या हो जाएगा? नए समूह का औसत क्या हो जाएगा? दस संख्याओं का औसत 6 है, प्रत्येक संख्या को 13 से गुना किया जाता है, तो नए समूह का औसत क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा है। तो 10 संख्याओं का जो औसत है वो अपना 6 है, प्रत्येक संख्या में 13 से गुना किया जाता है। तो आप देखोगे टीट फॉर टैट की कहानी है कि आपका क्या है कि ये प्रत्येक संख्या में 13 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो टीट फॉर टैट आपके ये प्रत्येक संख्या को 13 से मल्टीप्लाई कर रहा है, आप उसके एवरेज को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो एवरेज को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 गुना 6, यानी इस प्रकार नए सेट का औसत क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा।
78 विल बी करेक्ट आंसर। 78 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। कहता है कि साधारण ब्याज के किस दर पर एक राशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज के किस दर पर एक राशि 12 साल में दुगनी हो जाती है, ये आपसे पूछा है कि एक साल में किस दर पर एक राशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ये आपसे पूछा है कि 12 साल में दुगनी हो जाती है। तो कोई भी प्रिंसिपल आपका क्या होता है सर, 100% होता है, दुगनी हो जाती है। तो आप ऐसे करो कि कोई भी प्रिंसिपल आपका क्या होता है साहब, 100% होता है। तो 100% होता है, दुगना हो गया मतलब क्या हो गया, 100 रुपया लगाए थे, दुगना हो गया मतलब 200% हो गया। तो यहाँ से जो आपको इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, तो आप कहेंगे सर 100%। यहाँ से जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 100%। एंड वी नो दैट, हम लोग SICI पढ़े हैं और SICI में हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट जो होता है वो रेट और टाइम का प्रोडक्ट होता है। इंटरेस्ट जो होता है वो रेट और टाइम का प्रोडक्ट होता है। हमें रेट पता नहीं है, टाइम कितना है तो 12, तो 12 से हम इसको भाग दे देंगे। तो रेट हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 8.33% विल बी करेक्ट आंसर। 8.33% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चीनी की दर 25% बढ़ जाती है, परिवार को अपनी खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्च आपका समान रहे, ताकि खर्च आपका क्या हो, समान हो, ये आपसे पूछा है। तो परसेंटेज आप लोग विनायक बैच में पढ़े हैं, उसमें बताया गया कि चीनी, चावल, गेहूं, आटा अगर किसी का मूल्य X% बढ़ता है या घटता है, घटता है या बढ़ता है, तो उसके खपत में X/100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 इतने प्रतिशत की क्या की जाती है, इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाती है ना। ये चीजें आप लोग पढ़े हैं। तो कह रहा है कि चीनी की जो कीमत है वो 25% बढ़ जाती है, चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है। तब हम लोग x के जगह पे अब 25 को रखेंगे, ठीक है। और जब दाम बढ़ता है, तो जब दाम बढ़ेगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो प्लस माइनस में इधर है, तो जब दाम बढ़ेगा तो नीचे हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं 125। और जब दाम घटता है तो नीचे हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जब दाम बढ़ेगा तो नीचे प्लस हो जाएगा, जब दाम घटेगा तो नीचे माइनस हो जाएगा। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100 कैलकुलेट करेंगे, 25 × 25 से और 5 से इसको कैलकुलेट करिए, दैट इज 20%। कितना हो जाएगा, 20%। 20% विल बी करेक्ट आंसर। 20% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है अंगूर के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति को 2.5 किलो अंगूर 300 रुपये में कम खरीदने के लिए मजबूर करती है। तो अंगूर का वास्तविक मूल्य प्रति किलो बता दीजिए। अंगूर का वास्तविक मूल्य प्रति किलो क्या है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि सर 25% की कमी हो जाती है। 25% की कमी हो जाने के कारण कोई इंसान जो है वो 300 रुपये में 2.5 किलो 2.5 kg अंगूर कम खरीदने पर मजबूर होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि सर जो हम लोग प्री डिसाइडेड थे कि 300 रुपया लेके हम बाजार जा रहे हैं, एक 100 रुपये किलो अंगूर बेच रहा होगा और 300 रुपये का जो हम पहले से डिसाइड किए हुए थे कि 22 kg अंगूर हमको मिलेगा, 22 kg अंगूर हम लेके आएंगे। बट होता क्या है कि जैसे आप बाजार जाते हो ना, तो पता चलता है कि अंगूर की जो कीमत है वो 25% क्या हो गई है, बढ़ गई है। 1 मिनट, 25% क्या हो गई है जनाब, बढ़ गई है। तो बढ़ गई है तो 300 का 25%, तो 25 दिया कितना, 75 रुपया। तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हमको 22 kg अंगूर मिलेगा, उस अंगूर के उस माप को अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो हमारे पास 75 रुपया घट गया। जो हम सोच के गए थे, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इतना केजी अंगूर मिलेगा, उतना केजी को बैलेंस करने के लिए हमारे पास 75 रुपया घट रहा है, जो कि एक्स्ट्रा हमको मिलाना पड़ेगा। अगर आप नहीं मिला पाते हो तो आपको क्या हो जाता है कि ये 75 रुपया घटने के कारण आपको 2.5 किलो अंगूर जो है वो कम देता है। 2.5 किलो मतलब 5/2। 5/2 तो 2 को ऊपर भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा 75 × 2 और डिवाइडेड बाई कितना, तो 5। अब यहाँ से जब हम इसको काटते हैं तो 15 चांस में कटेगा, 15 × 2। अतः हम कह सकते हैं कि अंगूर जो है अभी
वो क्या है, 30 रुपये प्रति किलो है। अंगूर जो है वो 30 रुपये प्रति किलो है। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य जो है अंगूर का वो क्या है, 30 रुपये प्रति किलो है। ठीक है, कहता है 13 का पावर 21 34 डिवाइडेड बाई 14 व्हाट विल बी रिमाइंडर। 13 का पावर 21 34 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे देन व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या हो जाएगा अपना, शेषफल क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है कि शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि a का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस वन और आपका n अगर हमारा इवन होता है, n हमारा इवन होता है तो रिमाइंडर अपना क्या होता है सर, 1 होता है। रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। तो वही सेम फॉर्मेट पे आपका सवाल है कि 13 का पावर क्या है, 21 34 है। 13 का पावर 21 34 है और डिवाइडेड बाई 14 है। डिवाइडेड बाई क्या है, 14 है। तो आप देख पा रहे हो कि सर ये आपका एक और रोल निभा रहा है। ये 13 + 1 है यानी a + 1 है और ये आपका सर इवन नंबर है। ये आपका क्या है, इवन नंबर है। देन दैट सिचुएशन रिमाइंडर विल बी क्या, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा। रिमाइंडर आपका क्या बनेगा श्रीमान, तो रिमाइंडर आपका 1 बनेगा। नेक्स्ट कहता है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो वी नो दैट अगर हमको प्राइम फैक्टर निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग बेस को क्या करते हैं, प्राइम बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग बेस को क्या कर देते हैं, प्राइम बना देते हैं। तो 16 है तो 16 को अगर हम प्राइम बनाएंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसकी पावर 8। 15 है तो हम इसको प्राइम बनाते हैं तो 3 गुना 5 15 और इसकी पावर कितना, तो 4। 25 है तो 25 है मतलब 5 गुना 5, 5 गुना 5 पावर कितना, तो 7। ठीक है, पावर कितना हो गया सर, 7 हो गया। अब इसके बाद देखना होता है कि कितने फैक्टर में टूटा, 1 2 3 4, 4 फैक्टर में टूटा, पावर 8 है, 8 चौका कितना, तो 32। कितने फैक्टर में टूटा, 2 फैक्टर में, पावर 4 है, 4 दूना का 8। कितने फैक्टर में टूटा, 2 फैक्टर में, पावर कितना है 7, 7 दूना का कितना, तो 14। तो सबसे पहले बेस को प्राइम बनाते हैं। बेस को प्राइम बनाने के बाद फिर क्या करते हैं सर, पावर को ऐड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं अपन लोग, पावर को ऐड कर देते हैं। तो 32 8 40 और 40 और 14 कितना, तो आप कहेंगे 54। कितने प्राइम फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे सर 54 प्राइम फैक्टर होंगे। 54 प्राइम फैक्टर आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। कहता है कि एक पार्टी में कुल 120 हैंडशेक होते हैं। अगर सभी व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, सभी व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित हैं, पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित हैं, ये आपसे पूछा है कि पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि सर नंबर ऑफ हैंडशेक की बात करें तो नंबर ऑफ हैंडशेक n इंटू n-1 और डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैंडशेक। ये क्या होता है, नंबर ऑफ हैंडशेक। नंबर ऑफ हैंडशेक इज इक्वल टू, है ना, ये फार्मूला कई बार अपन लोग लिख चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ के बाद नंबर ऑफ हैंडशेक तो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैंडशेक कितना, तो आप कहेंगे 120। तो 120 गुना 2 करेंगे 240। तो n इंटू n-1 इज इक्वल टू आपका हो गया 240। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे कि n का मान या तो ऑप्शन से हम लोग पुट करेंगे, या तो फिर हम इसको देखते हैं कि ये किसके स्क्वायर के बीच में है। 15 का स्क्वायर कितना, तो 225 और 16 का स्क्वायर कितना, तो 256, 256। अब इसी के बीच में ये 240 लाई कर रहा है, इसी के बीच में 240 लाई कर रहा है। तो आगे वाला आप आंसर कर लीजिएगा। यानी ग्रुप में कितने लोग हैं, तो 16 लोग हैं। ग्रुप में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे श्रीमान 16 लोग हैं। ग्रुप में कितने लोग हैं, तो 16 लोग हैं। कहता है कि सर ये एक नंबर है 8947A56/B1। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and whereas b is a odd number, then find the all possible value, find the sum of all possible value of a के सभी पॉसिबल वैल्यू का सम क्या हो जाएगा, a के सभी पॉसिबल वैल्यू का सम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि सर एक नंबर है अपना 8947, उसके बाद a है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद b है, उसके बाद 1 है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9। यह नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9, यह नंबर 9 से डिविजिबल है।
तो 9 से डिविजिबल है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जानते हैं कि सर दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये आपका 9 कट गया, ठीक है। 4 और 5 9 कट गया, ठीक है। 8 और 1 9 कट गया, आप कहेंगे ठीक है। 7 और 6 13 कट गया, 13 का 3 और 1 4 कट गया, 13 हो गया, 13 का 3 और 1 4 हो गया। अब यहाँ पे आ गया 4A और B, 4A और B आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन है कि B हमारा जो है वो आपका ऑड नंबर है। B हमारा क्या है बच्चों, ऑड नंबर है। तो A के सभी पॉसिबल वैल्यू का सम ज्ञात करना है कि A के सभी पॉसिबल वैल्यू का सम क्या होगा। अगर B बराबर अपन लोग 1 रखते हैं तो ये तो 4 हमारा फिक्स है, तो हमारा A के जगह पे क्या होगा, 4 और 1 5, तो A के जगह पे 4 हो जाएगा। अगर B के जगह पे हम 3 रखते हैं तो ये तो 4 हमारा फिक्स है, तो 4 और 3 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो यहाँ पे तो 4 फिक्स है, तो 4 और 5 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो 0 हो सकता है। अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ पे 4 है, तो 4 और 5 9 है, तो यहाँ पे हम 9 भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं, यहाँ पे हम 7 रखते हैं तो यहाँ पे तो 4 आपका फिक्स है, 4 और 7 11, 4 और 7 11, तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो 4 7 11, 4 11 7 18, ये कट जाएगा 9 से। अगर हम 9 रखते हैं, अगर हम 9 रखते हैं तो यहाँ पे 4 आपका फिक्स है, 9 4 13, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि 9 से कट जाएगा, तो 13 5 18, 9 से कट जाएगा। तो कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, अगर आपसे पूछा जाता कि B अगर ऑड नंबर है तो A के कितने मान संभव हैं, तो A का 1 2 3 4 5 6, A के कितने मान संभव है, तो 6 मान संभव है। अगर आपसे पूछा जाता कि कितने मान पॉसिबल हैं, तो 6 वैल्यू आर पॉसिबल, 6 वैल्यू आर पॉसिबल, 6 मान संभव है, ठीक है, 6 मान संभव है। लेकिन अपने का सवाल का जो डिमांड है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए के सभी संभव मान का योगफल बता दीजिए। तो अब इसको जोड़िए, 4 और 2 6, 6 6 9 15, 15 7 22, 22 और 5 कितना, तो 27। सभी पॉसिबल वैल्यू का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा। सभी पॉसिबल वैल्यू का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई, है ना, यह नंबर किससे डिविजिबल है, यह नंबर किससे डिविजिबल है, ये आपसे पूछा है, यह नंबर आपका किससे डिविजिबल है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग करते क्या हैं कि सर 3 का पावर 25, 3 का पावर 26, ये ऐसे सिचुएशन में आप क्या करिए कि 3 की पावर 25 कॉमन कर लीजिए। अब जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये 3 की पावर 0, ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर कितना, तो आप कहेंगे 3, ठीक है। अब ये 3 की पावर 25 हम लोग रख देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये अंदर जो मिलेगा 3 का पावर 0 1, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27। तो 27 9 7 16 36 3 39 और 41, यानी 3 की पावर 25 और गुना का कितना हो गया सर, 40 हो गया। तो 40 है ऑप्शन में, आप कहेंगे नहीं है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करें तो 3 का पावर 25 है, 40 को अगर हम ब्रेक करें तो 5 गुना 8 होगा, 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। अब देखो 5 है ऑप्शन में, आप कहेंगे नहीं। सर 15 है ऑप्शन में, आप कहेंगे 5 या 15, और 15 है ऑप्शन में, नहीं। सर 5 या 15 दूना 30 है ऑप्शन में, आप कहेंगे यस, 5 या 15 दूना 30 ऑप्शन में है। तो सर ये 30 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ये आपका 30 से क्या हो जाएगा सर, डिविजिबल हो जाएगा। 30 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा सर, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप सभी साथी इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, आप सभी साथी इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। और जो साथी बिहार एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं और एक बार पूरा का पूरा सारा चैप्टर एकदम चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपका विनायक 2.0 बैच है, विनायक 2.0 बैच है जो आपकी चल रही है 22/317। ये डिस्काउंट कोड लगा के आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। 22/317 ये डिस्काउंट कोड लगा के आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो 22/317 ये डिस्काउंट कोड लगा के सभी साथी जुड़ जाइएगा। और अगर कोई साथी किताब ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर कोई साथी किताब ऑर्डर करना चाहते हैं, तब क्या लगा दीजिएगा, 22/317 और उसके बाद एस लगा दीजिएगा, है ना, उसके बाद एस लगा दीजिएगा। अब इसमें जुड़ना कैसे है, इसमें जुड़ना कैसे है वो मैं बता दूं। बाकी जितने भी साथी जा रहे हैं, अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक कर दीजिएगा, और ना अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्यों अच्छा नहीं लगा।
ताकि हम उस पर सुधार कर सके, गूगल पे जाइएगा, ठीक है ना, गूगल पे जाइएगा और गूगल पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे क्या, अड्डा 24/7, ठीक है। यहाँ इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये चक्री घूमेगा, घूम के रुक जाएगा, रुकने दीजिएगा इसको। ऑल कोर्स पर आइएगा, स्टेट एग्जाम पे आ जाइएगा, बिहार पे आ जाइएगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल पे आ जाइएगा। अब जैसे ही इंटर लेवल पे आ जाएंगे, ये विनायक 2.0 बैच जो कि डबल वैलिडिटी के साथ आपको मिल रही है, इस पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। पैसे आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, बाई नाउ पे क्लिक करिएगा, एंटर कूपन कोड, यहाँ पे कूपन कोड आप जरूर लगाइएगा, क्या लगाना है आपको, 2217 2217, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपकी फीस घट जाती है, उसके बाद कंटिन्यू करके आप पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो सेशन तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। कहते हैं कि चाह तड़ा परिवर्तन तो कर रहुआ समर्थन। सेशन के लाइक शेयर दबा के ठोक दिया। मिलम हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।